आज हम हुमायूं, उसका जीवन परिचय और आंतरिक कठिनाइयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं कल के व्याख्यान में एक करेक्शन करना चाहूँगी। कल जब मैं चंदेरी का युद्ध पढ़ा रही थी तो उसमें था कि मेदिनी राय जो है उसने सांगा की अधीनता में जागीरदारी स्वीकार कर ली थी। मैं अधीनता की जगह विरुद्ध बोल गई थी, तो वो मैं करेक्शन करना चाहूँगी। वहाँ पे अधीनता है, ना कि विरुद्ध। अब आज के इस पे बात करेंगे। हुमायूं का पूरा नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इनका जन्म जो है वो 6 मार्च 1508 को काबुल के किले में हुआ। इनकी माता का नाम माहिम बेगम था। जहाँ तक हुमायूं की प्रारंभिक शिक्षा का सवाल है तो ऐसा कोई हमें नहीं मिलता जिससे उनकी शिक्षा की जानकारी उपलब्ध हो, लेकिन उनके 2 शिक्षकों के नाम मिलते हैं, मौलाना मसूहुद्दीन रुहल्ला और मौलाना इलियास। इसके अलावा हुमायूं को तुर्की, अरबी, फ़ारसी भाषाओं का ज्ञान था। काव्य, गणित, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और नक्शा शास्त्र में उनकी रुचि थी। इससे ऐसा लगता है कि उनकी शिक्षा अच्छी रही होगी। बाबर ने हुमायूं को सैनिक शिक्षा में भी पारंगत किया था और पानीपत के युद्ध से पूर्व बाबर ने हिसार और फिरोजा के अभियान में हुमायूं को ही भेजा था, जिसमें उन्होंने विजय प्राप्त की थी। और हुमायूं और फिरोजा जो है वो बाबर ने हुमायूं को देकर वहाँ उन्हें नियुक्त कर दिया था। पानीपत और खानवा के युद्ध में हुमायूं ने बाबर का साथ दिया था और खानवा युद्ध के बाद बाबर ने उन्हें बदख्शा का गवर्नर भी नियुक्त कर दिया था। बाबर की जिस समय मृत्यु हुई 26 दिसंबर 1530 को, उस समय हुमायूं संभल में थे, लेकिन मृत्यु से पूर्व ही बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। मृत्यु के 4 दिन पश्चात अर्थात 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं को गद्दी पर बिठाया गया। हुमायूं जो है उनकी गद्दी नशीनी में 4 दिन क्यों लगा, तो इसके बारे में अलग अलग मत हैं, लेकिन ज़्यादा मत यही लगता है कि हुमायूं को संभल से आगरा आने में इतना समय लगा होगा, इसलिए उनकी गद्दी नशीनी में 4 दिनों का एक तरह से गैप रहा। हुमायूं जब गद्दी पर बैठे तो बाबर ने जो साम्राज्य दिया था वो सुरक्षित नहीं था, बल्कि हुमायूं को न केवल आंतरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, अपितु बाह्य कठिनाइयाँ भी थी। तो आज हम हुमायूं के समक्ष आंतरिक कठिनाइयों पर चर्चा करेंगे। बाबर एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था बाबर ने, लेकिन आप देखिए वो करीब करीब अपनी मृत्यु के समय तक, कुछ समय पहले तक वो युद्ध में व्यस्त रहा। इसलिए उसने जो राज्य छोड़ा था वो राज्यों का संगठन मात्र था, उसमें एकता व्याप्त नहीं थी। और हुमायूं को गद्दी पर जो बिठाया था उसकी योजना जो थी उसे भी हुमायूं को कहीं ना कहीं उस योजना ने भी प्रभावित किया था। तो यहाँ जब हम उसकी यहाँ वो जो प्रभाव पड़ा था उसमें हुमायूं कहीं ना कहीं मानसिक रूप से दुर्बल हो गया था। और कुछ इतिहासकार तो खुले रूप से कहते हैं कि हुमायूं जो है वो मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति था, निर्बल था, उसका चित्त जो है वो अस्थिर रहता था। तो जब हम उसकी आंतरिक कठिनाइयों की बात करते हैं तो निम्न आंतरिक कठिनाइयाँ उसके समक्ष थी। सबसे पहले तो था मुग़ल साम्राज्य की विशालता। हुमायूं को जो उत्तराधिकार में जो साम्राज्य मिला था
वो एक विशाल साम्राज्य था जिसमें मध्य एशिया का बल्ख, कुंदुज और बदख्शां के प्रांत थे। साम्राज्य और इसके अलावा हिंदुस्तान के तो थे ही। इस साम्राज्य की दुर्बलता ये भी थी कि इसका कोई सुदृढ़ आधार नहीं था, क्योंकि बाबर का समय जो रहा है वो बहुत कम रहा है। बाबर इसको सुसंगठित नहीं कर पाया था। बाबर अपने टाइम में निरंतर सैन्य अभियान में रहा। अनेक दूरस्थ प्रांत जो थे उनमें सिर्फ वो नाम मात्र का शासक था, और ये नाम मात्र का शासक होना कहीं ना कहीं हुमायूं के लिए कठिनाई पैदा कर रहा था। इसके अतिरिक्त बाबर की जो सेना थी उसमें अफ़गान, ईरानी, भारतीय, उज़्बेक अनेक जातियां थीं, जिनका सम्मान बाबर तो पा सका क्योंकि वो योग्य था। हुमायूं जो है वो निर्बल नहीं कह सकते, लेकिन हुमायूं कमज़ोर व्यक्ति था मानसिक रूप से। तो ऐसी स्थिति में हुमायूं के प्रति उनकी जो श्रद्धा, वो श्रद्धा जो बाबर के प्रति थी नहीं थी, और ऐसी स्थिति में विशाल साम्राज्य को बनाए रखना, सेना का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना हुमायूं के लिए एक कठिन चुनौती था। दूसरी जो कठिनाई थी वो रिक्त राजकोष। बाबर जो है न केवल खर्चीला था, अपितु उसकी उदारवादी नीति जो है वो भी उसके व्यक्तित्व में शामिल थी, और इस उदारवादी नीति ने राजकोष को रिक्त करने में सहयोग दिया था। खुद बाबर के समय में ही आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई थी, और कहा जाता है कि बाबर ने अपने उच्च अधिकारियों पर 30% कर लगाया था अपनी गिरी हुई आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए। और रसब्रुक विलियम ने तो लिखा है कि हुमायूं की कठिनाइयों में उसकी आर्थिक स्थिति का बहुत बड़ा हाथ था। तीसरा है हुमायूं के भाई। हुमायूं के 3 भाई थे। कामरान 17 वर्ष का था, अस्करी 15 वर्ष का था और हिंदाल 12 वर्ष का था। और बाबर ने अपनी मृत्यु से पूर्व हुमायूं को सलाह दी थी कि वो कोई ऐसा कार्य न करे जिससे उसके भाइयों को दुख हो। बाबर ने हुमायूं को अपने भाइयों के साम्राज्य विभाजन का भी निर्देश दिया था कि किसको आप क्या दोगे। और हुमायूं का जो बर्ताव था अपने भाइयों के साथ हमेशा उदार रहा, लेकिन इसके बदले में उसके भाई जो थे उनका आचरण विरोधी था। तो ये भी कहीं ना कहीं हुमायूं को मानसिक रूप से परेशान कर रही थी। फिर है असंगठित शासन व्यवस्था। बाबर ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर दिया था सेना के बल पर, लेकिन उसने शासन व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया था। उसकी शासन व्यवस्था में संगठन का पूर्ण रूप से अभाव था। प्रांतों की जहाँ तक बात की जाए, प्रांतों का प्रबंध जो था वो कमज़ोर था। सैनिक जागीरों की व्यवस्था में बड़े बड़े सरदार जो थे वो अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। ये सरदार हुमायूं के आदेशों के अनुसार चलने को तैयार नहीं थे। प्रजा जो थी मुगलों को विदेशी आक्रांता समझ रही थी, और ऐसी स्थिति में प्रजा भी हुमायूं का साथ नहीं दे रही थी। तो देखा जाए तो ना उसे सरदारों का साथ मिल रहा था, ना प्रजा का साथ मिल रहा था पूर्ण रूप से। और किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए
इन दोनों का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हुमायूं के सामने एक कठिन चुनौती था। फिर है बाबर के संबंध। बाबर जब भारत आया था तो उसके साथ साथ मध्य एशिया के कई वंश भी भारत आए थे अमीरों के रूप में, और वो भारत में ही बस गए थे। बाबर उनका सम्मान करता था। बाबर ने उनके साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे, जैसे खुरासान के मोहम्मद जमाल मिर्ज़ा, मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा, मीर मोहम्मद मेहंदी ख्वाजा, खलीफा। और इन अमीरों ने बाबर पर अपना इतना ज़्यादा प्रभाव स्थापित कर लिया था, या वो बाबर से ये उम्मीद करते थे कि बाबर उनका पूर्ण रूप से ध्यान रखे। बाबर ने ध्यान रखा, लेकिन यहाँ आप देखिए, बाबर के जब उत्तराधिकारी का वो चल रहा था, तो यहाँ भी मेहंदी ख्वाजा जो है उसने अपने दामाद को उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया था, क्योंकि वो खुद बाबर का उत्तराधिकारी समझने लगे थे अपने आप। ऐसी स्थिति में ये लोग भी हुमायूं के लिए एक कठिनाई बने हुए थे।